सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं अकाउंट्स का पूरा चैप्टर। और सर पूरा चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा एक ही वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा नहीं। तो हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। जो बड़े बड़े सेक्शंस हैं जैसे 134, 135 और 132, इन तीन सेक्शंस के लिए मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ताकि बोर्ड रिपोर्ट और 135 CSR और 132 NFRA, ये तीनों अलग से अपन कवर करेंगे। उसके अलावा बाकी सारा चैप्टर जो है वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है सर। अगर हमको इसके अलावा और चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाके वहां पे देखो, वहां पे प्लेलिस्ट दी हुई है, ठीक है। अगर इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि कोई इंफॉर्मेशन रहे तो आप तक पहुंच जाए। और बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जाना, ना लाइकों मतलब क्लास देख लेते हो बट एक एक लाइक कर दोगे ना, तो एक लाइक से पता है क्या होगा, लाइक हो जाएगा, बस तुम लाइक कर देना, ठीक है। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज सर, ये जो चैप्टर है ये कैरी करेगा सेक्शन नंबर 128 से लेके 138 तक, ठीक है। एंड देन 139 से स्टार्ट हो जाएगा अपना ऑडिटर वाला पार्ट। तो 128 सेक्शन क्या बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं। एक मिनट रुक जाओ जरा सर, बुक्स ऑफ अकाउंट तो हमको रखने हैं, पर एक बात बताओ आप हमें, एक बात तो आप हमें बताओ कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं वो रखने का है तो मैं तुमको क्लास नोट से भी तो पढ़ाऊंगा, तो वो भी तो लगा लूं। ओ ओ, अच्छा अच्छा सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखो जी सर, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखने हैं, हमको बुक्स ऑफ, अच्छा इस पूरे 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 चैप्टर में जो फॉर्म की सीरीज यूज होने वाली है ना वो कौन सी है, AOC। कौन सी वाली है, AOC। AOC बोले तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट कहां रखने होंगे सर, बुक्स ऑफ अकाउंट रखने होंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे, जो कि आप, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होने चाहिए, जो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के अफेयर्स के बारे में प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। और एक चीज और कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लेन करने चाहिए, वो ट्रांजेक्शन्स जो आपने की है कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पे या ब्रांचेस पे, वो ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए और ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करने चाहिए। सर मेंटेन किस पे करने, अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे मेंटेन नहीं करने, सिंगल एंट्री पे मेंटेन नहीं करने, डबल एंट्री पे ही मेंटेन होंगे। ध्यान रख लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट सिंगल एंट्री पे मेंटेन नहीं होंगे, डबल एंट्री पे मेंटेन होंगे, कैश बेसिस पे मेंटेन नहीं होंगे, अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन होंगे। एक प्रोवाइजो बोलता है कि अगर आप चाहो तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी और प्लेस पे भी रख सकते हो। मान लो सैलमन भाई ने कोई कंपनी खोली, सैलमन भाई ने बोला कि मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं फार्म हाउस पे, तो मैं फार्म हाउस पे रख सकता हूं। हाँ सर, फार्म हाउस पे रख सकते हो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को BR पास करना पड़ेगा और ROC को इन्फॉर्म कर देना। ऊर्जा गायब हो जाए सब कुछ, ROC को इन्फॉर्म कर देना AOC 5 में कितने दिन के अंदर, BR पास होने के 7 दिन के अंदर अंदर। और अगर कंपनी चाहे तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी रख सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के लिए बना हुआ है रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 बोलता है आपको इसको ई फॉर्म में कैसे रखना है। तो हमने बोला अगर आपको बुक्स को ई फॉर्म में रखना है ना तो आप ऐसे रखना, दैट इट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स, यानी हर समय वो इंडिया में एक्सेसिबल हो। दूसरा, आप उसको ऐसे रिटेन करना कि जैसे आपने उसको जनरेट किया था या सेंड किया था या रिसीव किया था, द मैनर इन विच इट वॉज जनरेटेड, द मैनर इन विच इट वॉज प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, उसी फॉर्मेट में रखना। मैनिपुलेशन कुछ ऐसा ऑल्टरेशन वगैरह मत करना सर, कंप्लीट और अनऑल्टर्ड होनी चाहिए, कुछ चेंजेस मत करना। इंफॉर्मेशन जो आपको ब्रांच से आएगी वो ऑल्टर नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्रांच क्या होती है ना, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भेजेगी हेड ऑफिस को, तो ब्रांच से जो इंफॉर्मेशन आएंगी वो ऑल्टर्ड नहीं होनी चाहिए, एंड उसको उसी मैनर में रखना जिस मैनर से वो ब्रांच से आई थी, जिस मैनर में वो ब्रांच से आई थी। और आपके पास जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, इट शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम कि उसमें प्रॉपर स्टोरेज हो, डिस्प्ले हो, अगर कोई चीज खो जाए तो आप उसको रिट्रीव कर सको, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सको, ये सब होना चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में है वो पूरी लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि एकदम लेजिट होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ सको, समझ सको, अच्छे से सब कुछ समझ में आए। बैकअप मेंटेन होना चाहिए एट द सर्वर्स ऑन डेली बेसिस, ये एक अमेंडमेंट कर लेना। हो सकता है कि तुम्हारी बुक में यहां पर जो भी आप बुक रेफर करते हो वहां पर ना आपको बुक में शायद यहां पर दिखेगा पीरियोडिक बेसिस, बट अब ये पीरियोडिक की जगह क्या हो गया है, डेली हो गया है, कि आपको
अगर 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 कंपनी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी अगर आप बाहर भी मेंटेन कर पा रहे हो ना, तो ये क्लॉज मेरे को ये भी क्लैरिटी देता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बाहर भी क्या हो सकते हैं, मेंटेन हो सकते हैं। तो शैल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ डेली बेसिस, तो उसका बैकअप डेली बेसिस पे मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। और कंपनी शैल इंटीमेट टू रजिस्ट्रार ऑन एन एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते समय कंपनी आरओसी को कुछ चीजें भी बताएगी। क्या मैंने बोला, नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर जो आपको वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, आईपी एड्रेस बता देना, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर बता देना, और वो एड्रेस बता देना प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर जहां पे वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन हो रहे हैं। अगर क्लाउड पे मेंटेन करते हो तो उसका एड्रेस बता देना। ठीक है। एंड ये एक पॉइंट और नया ऐड हुआ था, वेयर मेन सर्वर इज आउटसाइड इंडिया, अगर आपका मेन सर्वर ही आउटसाइड इंडिया है जिसपे आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इन इंडिया, उसका नाम भी आपको बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस भी बताना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अगर कोई कंपनी की ब्रांच ऑफिसेज है, यानी कि एक कंपनी की बड़ी सारी ब्रांचेज है, तो चाहे ब्रांच इन इंडिया है चाहे आउटसाइड इंडिया है, तो हम बोलेंगे भैया तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर लो, अपने ब्रांच ऑफिस पे बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक काम कर देना, उसकी प्रॉपर समराइज रिटर्न पीरियोडिकल बेसिस पे कंपनी के हेड ऑफिस में भेजते रहना, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजते रहना। ओके सर। एंड एज पर रूल नंबर 4 क्या बोलता है, समराइज रिटर्न ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी केप्ट एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया शेल, अच्छा जो ब्रांचेस बाहर हैं आउटसाइड इंडिया हैं, वो ब्रांचेस क्वार्टरली इंटरवल्स पर क्या करेगी, अपने जो रिटर्न है समराइज रिटर्न, यानी कि पूरा फाइनेंशियल्स नहीं बट उसका समराइज रिटर्न क्या कर देगी, कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस को भेज देगी, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा और डायरेक्टर उसे इंस्पेक्ट कर सकता है, विच शैल बी ओपन टू डायरेक्टर फॉर इंस्पेक्शन, यानी इसकी इंस्पेक्शन के लिए कौन एलिजिबल है, डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या कर सकता है, इसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। ओके सर। फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर मेंटेन हो रहे हैं सर, वो कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, जैसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन रजिस्टर्ड कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सच अदर प्लेस इन इंडिया। अगर सैलमोन भाई वाला केस है कि उन्होंने फार्म हाउस पे वो रजिस्टर्ड, उन्होंने अपना फार्म हाउस पे बुक्स ऑफ अकाउंट रखी हुई हैं, तो जहां पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे, अगर मान लो कोई और प्लेस पे रखी है तो कोई और प्लेस पे, पर इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एनी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को क्या कर सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकती है। द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एनी सब्सिडरी कंपनी शैल बी मेड ओनली बाय द पर्सन ऑथराइज्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके सर। ठीक है बेटा। होल्डिंग कंपनी, ये हो गया अपना डन टनाटन डन। ठीक है। अब यहां आओ, इसके बाद क्या बोलता है, ये रहा, इसी के साथ रूल 4 अटैच कर देना। रूल 4 क्या बोलता है, समराइज रिटर्न ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी केप्ट एंड मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस एट द क्वार्टरली इंटरवल which shall be kept and maintained at the registered office and kept open to the directors for inspection। अब यही बात ऊपर सेक्शन में भी लिखी थी, वो इसने रूल में भी लिख दी। आगे क्या बोलता है, वेयर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री, आराम से समझना ये वाला पॉइंट, अगर कोई ऐसी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कंट्री के बाहर मेंटेन हो रही है एंड इज रिक्वायर्ड बाय अ डायरेक्टर, और डायरेक्टर को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, द डायरेक्टर शैल फर्निश अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी, तो डायरेक्टर कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा और पूरी डिटेल बताएगा कि मेरे को क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए और किस पीरियड की इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा डायरेक्टर बताएगा। कंपनी को जब ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो कंपनी जिस दिन उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे 15 दिन के अंदर अंदर, उसके 15 दिन के अंदर अंदर क्या करा देगी, डायरेक्टर को वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा देगी। बट ये ध्यान रखना, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ले रहा है, नॉट बाय और थ्रू हिज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर अपने किसी एजेंट को नहीं बोलेगा कि जाके तू ये इंफॉर्मेशन ले ले, ये इंफॉर्मेशन जाकर डायरेक्टर को खुद ही लेनी पड़ेगी। उसका कोई अटॉर्नी होल्डर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर हूं और मेरे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए विच इज मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कंपनी की कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विच इज मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया और मेरे को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, आई एम द डायरेक्टर ऑफ सम कंपनी, तो मैं खुद जाके वो इंफॉर्मेशन लूंगा। मैं अगर आपको एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी आपको ऑथोराइज कर दूं कि तुम जाके वो इंफॉर्मेशन ले लो, तो कंपनी तुमको नहीं देगी 15 दिन में, ठीक है, या मैं किसी एजेंट को भेज दूं तो ये नहीं होगा। ये ध्यान रखना, वेयर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री, तो फिर भैया आपको 15 दिन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट डायरेक्टर को खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है सर। देखो
इफ द डायरेक्टर रिक्वायर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही मे रिक्वेस्ट टू द कंपनी शैल प्रोवाइड द सेम विद इन 15 डेज, और ये खुद ही लेगा, नॉट फॉर एनी एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव। अपने एजेंट के लिए नहीं ले रहा है या अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए नहीं ले रहा है, खुद अपनी कैपेसिटी में खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फिर 128 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर मान लो इंस्पेक्शन की जाती है एज पर 128 सबसेक्शन 3, तो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स होंगे और एम्प्लॉयज होंगे ना, वो चुपचाप हेल्प करेंगे किसकी, डायरेक्टर की। पता चले डायरेक्टर कंपनी में आया और वो बोल रहा है कि भैया मेरे को इंस्पेक्शन करनी है, और तुम क्या बोल लो, अबे जाना तू इंस्पेक्शन करेगा, तो तुम ऐसा इंस्पेक्शन करने से उसको मना नहीं करोगे, उसको पूरा असिस्ट करोगे। और 128 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, सर आप सबसेक्शन 5 खा गए, अभी आएगा। 128 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि एमडी अगर तुमने हरकतें दिखाई तो भैया आप पे क्या लगेगा, फाइन लगेगा। आओ, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एनी पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड टू एंश्योर द कंप्लायंस विद सेक्शन 128। कितने रुपए का थप्पड़ पड़ेगा, मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख का। फिर इसके बाद आते हैं सर 128 सबसेक्शन 5 पे। देखो 128 सबसेक्शन 5 ना है तो चिल्लड़ एक सी लाइन, एक छोटी सी लाइन, अगर मैं उसको एक ही मिनट में निकाल दूं तो खत्म हो जाएगी। बट एक मिनट में निकालेंगे नहीं, सुनना। बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। सर बुक्स ऑफ अकाउंट कितने टाइम के लिए रखने अपने को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विद द वाउचर्स शेल बी केप्ट बाय एवरी कंपनी फॉर 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर हमको तो याद आ रहा है कि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल के लिए मेंटेन होते हैं, पर लॉ में लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए मेंटेन करके चलने हैं। अच्छा मैं भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। शॉर्टर पीरियड, जो कंपनी को बने हुए अभी 8 साल से कम हुए, मतलब अभी बने हुए मेरे को 2 साल हुए, 3 साल हुए, तो फिर आप पिछले 3 साल के रख सकते हो। क्या बोल रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा है। हमने तो सिंपल ये पढ़ा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल के लिए मेंटेन होते हैं। अरे मैं समझाऊंगा ना, रुको तो। और अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो फिर तुम्हें 8 साल से ज्यादा के लिए भी रखने पड़ेंगे। इधर आओ, इधर तो आओ, मैं तुम्हें लॉ की लैंग्वेज और अपनी दोनों समझाता हूं एक एग्जांपल से। सुनना, मान लो हम आज खड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 2016-17 पे। ठीक है, मैं बोलता हूं जो तुमने लाइन पढ़ी है ना, मैं वही बोलता हूं कि आज जो आप फाइनेंशियल ईयर में, आज फाइनेंशियल ईयर में जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे ना, इसको आगे के 8 साल के लिए मेंटेन करना। मैं यही बोलता हूं, आई एम सेइंग दिस, तुम्हारे साथ अग्री करता हूं। तुम भी यही बोलते हो ना कि जिस दिन हमारे जिस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट है उसके बाद 8 साल तक हमें उसे मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो 16-17 के में अकाउंट बने, जो 16-17 के अकाउंट बने वो अगले 8 साल के लिए मेंटेन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तुम भी यही बोलते हो, मैं भी यही बोल रहा हूं। और जैसे ही 31 मार्च 2025 खत्म होगा तो 1 अप्रैल 2025 को मैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, बिकॉज 8 साल हो गए। और लॉ बोलता है अगर मान ले इन्वेस्टिगेशन इशू हो गई ना, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इशू हो गया और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, तो फिर ये तेरे को 8 साल से ज्यादा के लिए भी रखने पड़ सकते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, रख लेंगे। अच्छा, अगर अभी कंपनी बने हुए 3 साल हुए हैं तो फिर आप कम टाइम के लिए रखना। वो क्या है मैं समझाता हूं, तुमको ये समझ में आ गया ना, ये तुम यही समझते थे, मैं भी यही समझता था। फिर लॉ में ऐसा क्यों लिखा है प्रीसीडिंग वाला केस, मैं बताता हूं। उल्टा पढ़ते हैं, चलो। ये बोलता है मान लो आज आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, क्या चल रहा है 24-25, तो बोल रहे हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में आप आज खड़े हो ना, आपके पास पिछले 8 साल के क्या होने चाहिए, अकाउंट्स होने चाहिए। यानी मैं उल्टा शुरू करता हूं, मेरे पास 8 साल के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने उल्टा, इस लॉ मेकर ने बदतमीज ने उल्टा लिखा है ऐसा कि तुम जिस फाइनेंशियल ईयर में खड़े हो उससे पिछले 8 साल के अकाउंट भी तुम्हारे पास आज होने चाहिए। इसका मतलब जब मैं 23-24 में खड़ा हूंगा तो 23-24 में भी मेरे पास 16-17 के अकाउंट्स पड़े होंगे, है ना, क्योंकि वो पिछले 8 साल में आ रहा था। पर जैसे ही मैं 24-25 खत्म होएगा और मैं 25-26 में एंटर करूंगा, तो अब 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए 16-17 वाला फाइनेंशियल ईयर इज नॉट इन द प्रीसीडिंग 8 ईयर्स। क्योंकि जब मैं ये वाले करंट फाइनेंशियल ईयर में आऊंगा तो मेरे लिए ये और ये वाले 8 साल 8 हो जाएंगे, और फिर मेरे लिए ये वाला साल कौन सा हो जाएगा 9th ईयर, तो मेरे को इसको रखने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो लॉ मेकर ने इतना घुमा के लिखा कि आज आप जिस फाइनेंशियल ईयर में खड़े हो ना, इससे पिछले 8 साल के आपके पास अकाउंट होने चाहिए। तो हम उसको रियल लाइफ में थोड़ा इजी कर लेते हैं कि आज हम जो अकाउंट बनाएंगे अब हमको ये अगले 8 साल तक रख के चलने पड़ेंगे, ताकि जब आज ये वाला साल और फिर अगले 8 साल और रखेंगे, फिर जब हम उस 9th ईयर पे पहुंचेंगे ना, तो हम पीछे खड़े होकर देख रहे होंगे अच्छा हमारे पास तो 8 साल पुराने भी अकाउंट हैं। समझ में आ गई। तो वो लॉ में लिखा, ओए भाई साहब रुक जाओ, तो वो लॉ में लिखा ऐसा हुआ है
ये लॉ मेकर ने लिखा हुआ है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, इजी है, वो सिंपल है, पेपर में लिख के आएंगे चलेगा, ठीक है। और यही मैंने बोला था। अब जैसे मान लो कंपनी को बने अभी सिर्फ 3 साल हुए, तो फिर उसके पास पिछले कितने साल के अकाउंट होंगे? 3 साल के अकाउंट होंगे। उसके पास पिछले 8 साल के अकाउंट थोड़ी होंगे, तो फिर 3 साल के अकाउंट रखो। समझ में आई बात? ओके सर। फिर आता है सेक्शन 129, वो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सर एक बात तो बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क क्या होता है? ऐसा मुक्का खाओगे ना एकदम खींच के, बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है बताओ? बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर, एक बार बता दो ना। इधर आओ। बुक्स ऑफ अकाउंट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फर्क होता है, ये लो, दिस इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दिस इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले मैं आ जाता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या होता है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है? आपके पास जो जो पैसा रिसीव हुआ, जो जो आपने खर्च करा, उसकी सारी स्टेटमेंट्स, ठीक है, रिसिट और एक्सपेंडिचर के सारे खर्चे वर्चे, मतलब सारी स्टेटमेंट वगैरह, सेल्स और परचेज के सारे आपके रिकॉर्ड्स, एसेट लाइबिलिटी के रिकॉर्ड, कॉस्ट के रिकॉर्ड, ठीक है, जिसको सेक्शन 148 में कॉस्ट के रिकॉर्ड बनाने हैं उसके लिए कॉस्ट के रिकॉर्ड। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर हम बोलते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा? बैलेंस शीट। दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा आपका पी एंड एल अकाउंट। और अगर कंपनी प्रॉफिट वाली नहीं है तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। और अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर कंपनी पे इंड एस एप्लीकेबल है तो फिर ये भी बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और आपके नोट्स टू अकाउंट, जो भी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, ओपीसी स्मॉल कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है एंड डोरमेंट कंपनी, चार चार एक बार मेरे साथ याद करो, प्लीज प्लीज मेरे साथ याद करो। ओपीसी, स्मॉल कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, और डोरमेंट कंपनी। इन चारों कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करेंगी? बनाएंगी। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी ये चाहे तो कि एक सीएफएस बना ले, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ले, नहीं बनाने तो ना बनाए, इनकी मर्जी। तो इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, पर चाहे तो बना सकते हैं। सर अगर मान लो इन्होंने बना दिया तो कोई आफत आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। यहां लिखा है ना, मे नॉट इंक्लूड। बना लिया तो क्या हो गया? कौन सी आफत वाली बात है? नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर बना लिया तो ठीक है, ओके। तो ये आपको 129 बात करता है किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सर 129 बोलता है, आ जाओ, 129 क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होनी चाहिए ना, वो प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाना कि जो एएस मेंशन है अंडर सेक्शन 133, वो एएस आपको फॉलो करने हैं। शेड्यूल 3 आपको फॉलो करके चलना है, शेड्यूल 3 के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। सर ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा किस किस के ऊपर? पहला, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, बैंकिंग कंपनी के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर, या फिर ऐसी अदर क्लास ऑफ कंपनी a form of financial statement has been specified in the act governing such class of company। यानी कोई ऐसी क्लास ऑफ कंपनी है जिसके लिए अलग से उसका एक्ट बना हुआ है, या उसका एक ऐसी कोई क्लास ऑफ कंपनी है जिसका अलग से कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है। किस चीज का? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। तो फिर उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्लाई विद ऑल द एप्लीकेबल एंड नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। लिस्टेड एंटिटी को जो उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, जैसे लिस्टेड कंपनी पे अब कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं? इंड एएस, तो उनको वो क्या करना होगा? फॉलो करके चलना होगा। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो आप हर साल एजीएम कराओगे? हाँ सर, हर साल हम एजीएम कराते हैं, सेक्शन 96 में लिखा हुआ है। तो जब आप एजीएम कराओगे ना, तो बोर्ड शैल ले द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को ये डॉक्यूमेंट्स लेट डाउन करने पड़ेंगे। किसके सामने? बोर्ड लेट डाउन करेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। किसके सामने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, सारे शेयर होल्डर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपकी सब्सिडरीज वगैरह भी हैं तो फिर उनके अकाउंट अपने साथ क्या कर लेना? कंसोलिडेट कर लेना। तो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो एजीएम में रखना। यानी जब एजीएम में सारे शेयर होल्डर आएंगे ना, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर के सामने रखना है। सर वो क्या करेंगे? उस पर बैठ के क्या मूंगफली खाएंगे? उस पर बैठ के मूंगफली नहीं खाएंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे, मतलब उसको फाइनलाइज करेंगे, हाँ ठीक है, अडॉप्ट कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑफ ऑल द सब्सिडरी। और अगर आपकी सब्सिडरीज भी हैं तो उनके साथ अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करके फिर उसे आगे क्या करना? प्रेजेंट करना। Consolidated financial statement where a company has one or more subsidiary or associate company. So in addition to the financial statement provided under subsection 2, prepare a CFS of the company and of all the subsidiaries and associate in the same form and manner as that of its own
इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एएस विच शैल ऑल्सो बी लेड बिफोर द एजीएम। ओहो हो सर, ये क्या बोल रहा है? जिस तरीके से अपने अकाउंट बनाते हो ना, वैसे ही सीएफएस भी बनाना और एजीएम में क्या कर देना, प्रेजेंट कर देना। प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल ऑल्सो अटैच अ सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द सेलेंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और इसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है एओसी 1। सर ये क्या बकवास करके गया प्रोवाइजो? ये बोल के किया है कि अगर तुम्हारी सब्सिडीज वगैरह है ना, तो तुम उनके अकाउंट तो अपने साथ कंसोलिडेट करके बना के रख दोगे, बट उनके जो अपने अकाउंट है, यानी कि उनके खुद के जो अकाउंट है, देखो खुद के अकाउंट मतलब उनके खुद के अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अपने होते हैं ना, जैसे अपने सिंगल, उसे बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब अपने साथ सब्सिडरी वगैरह के जोड़ लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो सब्सिडरीज वगैरह है ना, उनके जो खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, मतलब उनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनके क्या करना, एक सेलेंट फीचर्स की एक स्टेटमेंट बना लेना और वो स्टेटमेंट को क्या कर देना, एओसी 1 में रख के साथ में अटैच कर देना। अच्छा, एंड प्रोवाइडेड दैट सीजी अगर चाहे तो बता सकती है कंसोलिडेशन क्या कैसे होगा। ठीक है, इधर आओ। तो यही मैंने तुम्हें बोला, यहां से नोट्स, ये नोट्स मैं इसलिए भी स्क्रॉल कर देता हूं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये नोट्स से हमको थोड़ा इजी और रहता है, तो नोट्स आप बना लिया करो साथ साथ। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेट डाउन करेंगे फॉर एडॉप्शन, ओके। और कंपनी क्या करेगी, स्टैंड अलोन तो बनाएगी, साथ ही में सीएफएस भी क्या करेगी, बना देगी। ठीक है, एसएफएस और सीएफएस, एसएफएस समझ गए ना, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सीएफएस लेट डाउन कर देना एजीएम में। प्रोवाइडेड अपने एसएफएस के साथ, कंपनी अपने एसएफएस के साथ क्या अटैच करेगी, एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट किसमें बनेगी, एओसी 1 में, और वो स्टेटमेंट में सेलेंट फीचर्स लिखे जाएंगे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी और एसोसिएट। आपकी अपनी जो सब्सिडरीज है या वो आपकी अपनी जो एसोसिएट है, उनके जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनके सेलेंट फीचर्स की एक स्टेटमेंट बनाकर साथ में अटैच कर देना। प्रोवाइडेड दैट सीजी में प्रोवाइड फॉर कंसोलिडेशन, सीजी मैनर बता सकता है कंसोलिडेशन कैसे होगा। सो कंसोलिडेशन होगा एज पर शेड्यूल 3 एज पर एप्लीकेबल एएस, ये रूल 6 में लिखा हुआ है। अगर कंपनी को नहीं रिक्वायर्ड है कि तुम्हें सीएफएस बनाने हैं एज पर एएस, देन आपको शेड्यूल 3 क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। और बोला नथिंग इन रूल 6 शैल अप्लाई, आपको रूल 6 अप्लाई नहीं होगा अगर तुम 3 कंडीशन पूरी कर दो। मैंने बोला कौन सी 3 कंडीशन, बोले तुमको ये कंसोलिडेटेड बना के फाइल वाइल करने की जरूरत नहीं है अगर तुम 3 कंडीशन पूरी कर दो। मैंने बोला क्या, आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है ना, वो आपकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, मतलब उसके 100% शेयर्स हमारे पास है, या फिर अगर वो पार्शियली ओन सब्सिडरी भी है, तो हमने ऑल इट्स मेंबर वर इंटीमेटेड इन राइटिंग एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी फॉर नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। वो कंपनी चाह रही है मैं सीएफएस ना बनाऊं, तो उसने अपने सारे मेंबर्स को बोला कि हम ऐसा इंटीमेशन दे रहे हैं, आपको राइटिंग में दे रहे हैं कि हम सीएफएस बनाना नहीं चाहते, और सब मेंबर बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट भी नहीं उठाया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें साथ में प्रूफ ऑफ इंटीमेशन रखना पड़ेगा। कंपनी के पास ये प्रूफ होना चाहिए कि तुमने मेंबर्स को बोला था ऐसा और उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, इस चीज का प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं होनी चाहिए, और उसकी अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग जो है उन्होंने सीएफएस बना के आरओसी को फाइल कर दी है। सर व्हाट इज अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग, जैसे मान लो एक कंपनी है सी के ऊपर है बी के ऊपर है ए, तो मैंने बोला जो ए अल्टीमेट होल्डिंग है ना, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, अबे चेन सब्सिडरी तो पड़ा ही हुआ है, ए की सब्सिडरी बी होती है, बी की सब्सिडरी सी होती है, नालायक, ए की सब्सिडरी बी होती है, बी की सब्सिडरी सी है, तो सी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ ए ना, तो ए इज द अल्टीमेट होल्डिंग। अगर अल्टीमेट होल्डिंग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर दिए हैं, फाइल कर दिए हैं, कौन से वाले, कंसोलिडेटेड बना के, तो उसमें इसके भी आगे होंगे ना, तो अगर ये वाले नहीं भी फाइल करेगी तो चलेगा, क्योंकि अल्टीमेट होल्डिंग ने क्या कर दिए हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर दिए, सीएफएस वाले फाइल कर दिए हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रखना जो अल्टीमेट होल्डिंग ने फाइल करे हैं ना, वो अल्टीमेट होल्डिंग ने जो फाइल करे हैं वो सीएफएस एएस से कंप्लाई करने चाहिए, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने चाहिए। ठीक है सर, फिर बोला सबसेक्शन नंबर 4 कि जिस रूप से जो तुम सारे रूल लगाते हो अपने एसएफएस बनाने के लिए, यानी अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, जो तुम जैसे उसको प्रिपेयर करते हो, तुम्हारे अपने जो प्रोविजंस लगते हैं प्रिपरेशन के, एडॉप्शन के, ऑडिट के, जो तुम्हारे एसएफएस पे एप्लीकेबल होते हैं, वही सारे तुम्हारे सीएफएस पे भी मुटाटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल हो जाएंगे। मुटाटिस मुटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज, एज इट इज मतलब मोटा मोटी तौर पे बिल्कुल सिमिलर रूप से जैसे आप अपने एसएफएस प्रिपेयर करते हो, जैसे आप अपने एसएफएस को अडॉप्ट करते हो, जैसे आप अपने एसएफएस का ऑडिट कराते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको वो सारी कहानी सीएफएस पे भी एप्लीकेबल कर देनी है।
फिर मैंने बोला कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डीआरएफ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डीआरएफ बोले तो वैसे तो तुमको एएस कंप्लाई करके चलने हैं, पर अगर तुमने एएस से डेविएट करा, बोले हम एएस नहीं लगा रहे, चल निकल, हम एएस नहीं लगाएंगे, तो भाई तुमने डेविएशन करा, डिस्क्लोज करो, क्यों करा वो भी डिस्क्लोज करो, और इसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा वो भी डिस्क्लोज करो। और सीजी के पास पावर है, अगर चाहे तो वो पूरे सेक्शन से या तो कंप्लीटली या पार्शियली आपको क्या कर सकती है, कंडीशनली अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट कर सकती है कि चल ठीक है, जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। पर अगर तुमने इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस करा तो एमडी, डब्ल्यूटी डी, सीएफओ, डब्ल्यूडी कौन से वाला, फाइनेंस वाला, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस वाला, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो एनी अदर पर्सन चार्ज विद द ड्यूटी, या फिर तुमने जिसको चार्ज दिया हुआ था कि तू संभालेगा, तू तू रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑल दैट प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो बंदे। और अगर ये लोग नहीं है तो फिर सारे डायरेक्टर लपेटे जाएंगे और इनको इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर, और फाइन लग सकता है मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर 129A अभी ऐसा ऐसा वाला सेक्शन है बस। ठीक है, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट, बोले वैसे तो पूरे साल के फाइनेंशियल रिजल्ट बनाते ही हो, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट भी बनाने पड़ेंगे। सीजी में रिक्वायर सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, देखो लिस्टेड के लिए तो वैसे भी पीरियोडिकल जाती है, ठीक है, उसकी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, बट बोल रहा सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी को भी हम बोलेंगे तुम्हें पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट बनाने होंगे, यानी यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन द पीरियोडिकल बेसिस। आपको अप्रूवल लेना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, उनकी ऑडिट करानी होगी या फिर उसका लिमिटेड रिव्यू कराना होगा, और आरओसी को फाइल करना होगा। आरओसी को फाइल करना होगा कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। ठीक है सर, फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 130 पे। मार्क कर लो, इस बार पेपर में सेक्शन नंबर 130 आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 130 आ सकता है या फिर 131 भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा गट फीलिंग बोल रही है 130 आने वाला है। ठीक है, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, कोई भी कंपनी वैसे तो अपने अकाउंट्स को रीओपन या रीकास्ट नहीं कर सकती। वंस इट इज डन इट इज डन, आई एम डन आई एम डन। ठीक है, वो अकाउंट रीओपन या रीकास्ट नहीं होंगे, पर मैंने बोला रीओपनिंग या रीकास्टिंग पॉसिबल है अगर क्रिस्प लोग क्या लगा दें, एप्लीकेशन लगा दें। सर क्रिस्प लोग कौन होते हैं, अगर वो स्पाइसी पीपल, क्रिस्पी पीपल, नॉट स्पाइसी, क्रिस्पी पीपल। सर क्रिस्पी बोले तो सीजी, सी एस बोले तो एसएबी, अगर आई बोले तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, आर बोले तो कोई रेगुलेटरी बॉडी, या पी बोले तो एनी पर्सन कंसर्न। अगर ये लोग एप्लीकेशन लगा दें कि कुछ तो झोलबाजी हुई है, कंपनी के अकाउंट्स दोबारा से खुलवाओ भैया, कुछ अकाउंट जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बने हैं, या फिर कंपनी के अफेयर्स जो थे वो मिसमैनेज थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो उन अकाउंट को रीओपन करके रिकास्ट किया जा सकता है। यानी आपके अफेयर्स इस प्रकार से चल रहे थे जो डाउट कास्ट कर रहे थे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी पे, जिससे हमें लग रहा था दया कुछ तो गड़बड़ है। तो कोर्ट ऑर्डर पास करने से पहले क्या करेगा, इन सबको नोटिस भेजेगा। इन सबको क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा कि भैया देखो ठीक है एप्लीकेशन आई है, हम तुमको नोटिस देते हैं, तुम्हारे को कोई ऑब्जेक्शन उठाना है, कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है, फटाफट दे दो अकाउंट, और उसके बाद फिर वो ऑर्डर पास कर देगा। अगर मान लो कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं आती है, वो ऑर्डर पास कर देगा। अकाउंट्स रिवाइज्ड और रिकास्टेड शैल बी फाइनल, जो अकाउंट रिवाइज हो गए, रिकास्ट हो गए, वंस इट इज रिकास्टेड इट इज फाइनल नाउ। अकाउंट कैन बी रिकास्टेड और रीओपन्ड फॉर मैक्सिमम प्रीसीडिंग 8 ईयर। अभी आज कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी में से ऐसा कोई ऑफिसर आके बोले अरे इस कंपनी के पिछले 20 साल के अकाउंट रीओपन कराने हैं, भाग जाए यहां से, दो पड़ेगे खींच के भाई तेरे मुंह पे। 8 साल पुराने अकाउंट को रिकास्ट करा सकते हो बस। एंड इफ सीजी ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन, अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई थी तो सर फिर तो हमारे अकाउंट्स बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे होंगे, तो फिर देन इन दैट केस अगर वो मोर देन 8 ईयर्स अवेलेबल है इन्वेस्टिगेशन वाले केस में, तो फिर आप मोर देन 8 ईयर वाले को भी रीओपन और रिकास्ट करा सकते हो। बहुत बढ़िया। सेक्शन 131 बोलता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो 130 और 131 में क्या अंतर है, 130 बोलता है कि अगर कुछ कांड वांड हुए हैं पुराने तो वो अथॉरिटी एप्लीकेशन लगा रही है तो रीओपन हो रहा है। 131 क्या बोल रहा है, वॉलंटरली रिवीजन करवा रहे हो, यानी तुम खुद चाह रहे हो कि मेरे को क्या कराना है, मेरे को रिवीजन करानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या बोर्ड रिपोर्ट की। देखो बोर्ड रिपोर्ट की बात ना अभी हम 134 में करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए दिमाग में रखना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक रिपोर्ट बन रही है, उसको बोल रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट, बट इसको बहुत ऐसा खोल के डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इन 134। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खुद चाहते हो कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करवाना चाहते हैं। अगर डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है, एक बात ध्यान रखना, वॉलंटरी रिवीजन कौन करा सकता है, डायरेक्टर। इफ इट अपीयर्स टू डायरेक्टर नॉट मेंबर, इफ इट अपीयर्स टू डायरेक्टर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और बोर्ड रिपोर्ट डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129 और 134, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 से कंप्लाई नहीं कर रहा, बोर्ड रिपोर्ट 134 से कंप्लाई नहीं कर रही, देन दे में प्रिपेयर रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट ऑफ एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कुछ
डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। 130 और 131 में क्या डिफरेंस हो गया? 130 था कि आप वॉलंटरली रीओपनिंग नहीं कर सकते, वॉलंटरी रीओपनिंग इज नॉट अलाउड, रीओपनिंग एप्लीकेशन पे होगी, बट रिवीजन वॉलंटरी हो रही है। ओके सर, फिर जो रीओपनिंग हो रही है वो पिछले 8 साल तक हो सकती है, पर ये पिछले 3 साल तक की हो सकती है, आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी। कंपनी अगर ये एप्लीकेशन लगाएगी और एनसीएलटी से क्या लेगी? पहले अप्रूवल लेगी कि क्या हम अपने अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। एनसीएलटी क्या करेगा? कंपनी मस्ट अप्लाई टू एनसीएलटी विद इन 14 डेज, और एनसीएलटी फिर अपने एनसीएलटी रूल लगा के पूरा प्रोसीजर बताएगा। देखो ये पूरा प्रोसीजर बुक में दिया हुआ है, पढ़ लेना वहां से, ठीक है, बट मैं इसको पूरा समझा देता हूं यहां से। आप सबसे पहले क्या करोगे? एप्लीकेशन लगाओगे एनसीएलटी को, कितने दिन के अंदर? जिस दिन बोर्ड ने डिसाइड करा कि हमको वॉलंटरी रिवीजन कराना है, उससे 14 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन लगाओगे। ये एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या लिखोगे? नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द एमडी, सीएफओ, डायरेक्टर, सीएस, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द ऑडिटर वेयर अकाउंट्स आर ऑडिटेड, ऑडिटर का भी नाम वाम लिखो, सब कुछ लपेटेगा अपन भी। कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन लगाओ एंड ग्राउंड फॉर रिवीजन बताओ कि क्यों रिवाइज करना चाहते हो भाई। क्या ऐसा टाइम नहीं बीत रहा क्या कि चल कुछ करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं तो चल अकाउंट रिवाइज करते हैं? क्यों कर रहे हो? इफ ऑडिटर और मेजोरिटी डायरेक्टर वर चेंज्ड इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, अगर तुम जब ये रिवीजन करवा रहे हो इससे पहले, जस्ट पहले, इमीडिएटली बिफोर दैट, ऐसा नजर आया कि ऑडिटर बदला अभी अभी तुमने, या फिर तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, तो भैया ये फैक्ट को डिस्क्लोज करो इन दैट एप्लीकेशन। कंपनी इस एप्लीकेशन को एडवर्टाइज करेगी हेयरिंग की डेट से कम 14 दिन पहले। ट्राइब्यूनल जो है ऑडिटर को नोटिस देगा ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुज रिवीजन इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। एंड ट्राइब्यूनल जो होगा, ये वाला पॉइंट मैं तुमको एक बार बुक से पढ़ाता हूं, इंटरेस्टिंग है। देखो ये रूल मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, ये रहा 130 मैंने तुमको पढ़ाया, कितने गया कितने गया, 130 ये रहा। इसको भी तुम रोक के एक बार अगर तुमको फोटो वोटो लेनी है ले लेना। फिर 131 ये रहा, 131 मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये रहा। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, पहले ये नेम वेम लगा देना, डिटेल विटेल ये सब डाल देना। अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर वगैरह या ऑडिटर बदला है तो ये फैक्ट डिस्क्लोज कर देना, 14 दिन पहले कम से कम इसको एडवर्टाइज करा देना, ठीक है। ट्राइब्यूनल शेल इशू नोटिस एंड हेयर द ऑडिटर ऑफ द ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ प्रेजेंट ऑडिटर इज डिफरेंट। देखो ऐसा हो सकता है ना कि तुम आज से 3 साल पहले के अकाउंट को क्या करा रहे हो? रिवाइज करवाना चाह रहे हो, वॉलंटरी रिवीजन कराना चाह रहे हो। 3 साल पहले का ऑडिटर कोई और था, तो उस ऑडिटर को भी नोटिस भेजा जाएगा। ओ ओके, क्योंकि अभी वाला जो ऑडिटर होगा उसका नाम तो यहां पे चला गया होगा। अरे बोलो 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 बोलो, हाँ 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 सर, अभी वाले का तो नाम यहां पे चला गया होगा, तो हो सकता है पहले वाला ऑडिटर कोई और हो, तो उसको भी क्या भेजा जाएगा? नोटिस भेजा जाएगा। एंड आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन एंड हियरिंग दैट ऑडिटर, फिर ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। फिर जैसे ही ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा तो उठा के चुपचाप किसको भेज देना? आरओसी को भेज देना। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। फिर एक जनरल मीटिंग बुलाना, और जनरल मीटिंग बुलाने के बाद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, साथ में रीजन ऑफ चेंज की क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाह रहे हो। ये दोनों चीजें, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग और रीजंस, ये दोनों पब्लिश कर देना, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। फिर उसके बाद पता है क्या करना? जो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटर की क्या स्टेटमेंट रही, डायरेक्टर की स्टेटमेंट ऑन दैट, ये सारी चीजें शेयर होल्डर को भेज देना। और फिर भेज देना मतलब जनरल मीटिंग में आएंगे तो उनके सामने रखना, और फिर वो क्या करेंगे? शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे। देन रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट ऑफ प्लस स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर या रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट। रुको देखो, अगर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कराई है तो ये दोनों चीजें होंगी, और बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज कराई है तो रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट होगी, है ना। तो ये चीज आप आरओसी को फाइल कर देना कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। एफ कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट प्रीवियस वाली। अब ऐसा हो सकता है कि तुमने पहले वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो सारे मेंबर्स को भेज दिए थे, तो फिर आप क्या करोगे? मेंबर को भेज दिए थे, आरओसी को भेज दिए थे, या फिर तुमने जनरल मीटिंग में रख दिए थे उसे। देन रिवीजन मस्ट बी कन्फाइंड टू, मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुन लो। अगर तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट किसको भेज चुके हो? मेंबर को भेज चुके हो, आरओसी को भेज चुके हो, या फिर जनरल मीटिंग में लेट डाउन कर चुके हो फॉर अप्रूवल, तो रिवीजन हो तो सकती है, पर भैया रिवीजन सिर्फ इन्हीं चीजों की हो पाएगी। फिर ऐसा तुम कुछ भी रिवाइज नहीं कर सकते। ये नहीं कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बदल डाली तुमने पूरी बैलेंस शीट ही बदल के रख दी, ये नहीं हो सकता भाई। तुमने मेंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर भेज दी है प्रीवियस वाली, तो यू कैन डू रिवीजन, बट रिवीजन कितनी हो सकती है? करेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंप्लाई विद सेक्शन 129, कुछ नॉन कंप्लायंस हो गया था 129 का, वो करेक्ट करना है, कर सकते हो।
बोर्ड रिपोर्ट में 134 का नॉन कंप्लायंस हो गया था, वो करेक्ट करना है, कुछ आइटम छूट गई थी, रह गई थी लिखनी, वो लिख सकते हैं। या फिर इन्हीं दोनों चीजों से रिलेटेड कोई कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्टरेशन, तो बस ये ऑल्टरेशन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक बा, ठीक है, ठीक है। वेयर द कॉपीज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट हैव बीन सेंट आउट टू मेंबर्स और डिलीवर्ड टू आरओसी और लेड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो रिवीजन मस्ट बी कन्फाइंड टू, अपनी रिवीजन को जरा हाथ रोक लेना, ओए नहीं 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 नहीं, बस ये तीन ही रिवीजन हो सकती हैं, मतलब ये तीन चीजें करेक्ट कर सकते हो, बस इसके अलावा और कुछ ऑल्टरेशन करेक्शन करना तुम्हें अलाउड नहीं है। और 131 सबसेक्शन 3 बोलता है सीजी चाहे, तो ये तो फुद्दू सबसेक्शन है, सीजी चाहे तो रूल बना सकता है, किस चीज के, मेक प्रोविजन अकॉर्डिंग टू विच प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट आर रिप्लेस्ड और सप्लीमेंटेड बाय डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग करेक्शन। हाँ ठीक है। एंड मेक प्रोविजन रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट, ठीक है, एंड स्टेप्स टू बी टेकन बाय द डायरेक्टर। ये बोल रहा है सीजी चाहे ना, तो सीजी इन पर रूल बना सकता है। मैंने बोला किन चीजों पर रूल बना सकता है, बोल रहा है कैन मेक प्रोविजन अकॉर्डिंग टू विच प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट आर रिप्लेस्ड और सप्लीमेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग करेक्शन। कैसे आप प्रीवियस वाले को रिप्लेस करोगे, कैसे वो डॉक्यूमेंट उसको चेंज कर देगा, मतलब क्या तुमने करना है वो, उसके लिए आप क्या बना सकते हो, प्रोविजन बना सकते हो। मेक प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंक्शंस ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट। अब ऑडिटर उसको कैसे उस पर अपना काम करेगा, तो उससे रिलेटेड क्या बना सकता है, प्रोविजन बना सकता है। एंड स्टेप्स टू बी टेकन बाय द डायरेक्टर, और डायरेक्टर क्या स्टेप्स लेंगे, फलाना फलाना फलाना, इस चीज पे क्या बना सकता है, रूल बना सकता है। क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, अच्छे अच्छे हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 134 में तुमको बाद में पढ़ाऊंगा, 135 भी मैं तुमको बाद में पढ़ाऊंगा, 132 भी मैं तुमको बाद में पढ़ाऊंगा, 133 में कुछ है नहीं, 133 में चिल्लड़ सी एक बात लिखी हुई है, वो मैं तुमको उसी के साथ समझा दूंगा। मैं सीधा आ जाता हूँ 136 के ऊपर। ठीक है, 132, 133, 134 और 135, ये तीनों बड़े बड़े भारी भरकम सेक्शन है, तो फिर मैं इसके लिए अलग से एक पार्ट रिकॉर्ड कर दूंगा, सो दैट कि वो अलग से रिकॉर्ड हो जाए, तो ऐसा इसी में बीच में मर्ज ना हो। ठीक है, ठीक है सर। 136 पे आते हैं। सर 136 क्या बोलता है, दीज आइटम्स आर टू बी सर्कुलेटेड एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। यानी जब आपकी जनरल मीटिंग होने वाली है उससे कम 21 दिन पहले आपको ये सारी आइटम्स सर्कुलेट कर देनी है टू द मेंबर्स। किसको भेजोगे, पर्सन एंटाइटल टू रिसीव। कौन कौन, ये आइटम कौन सी है मैं बताऊंगा, पर किसको भेज रहे हो, मेंबर को, एवरी ट्रस्टी फॉर द डिवेंचर होल्डर, टू ऑल द पर्सन अदर देन सच मेंबर और ट्रस्टी बीइंग द पर्सन सो एंटाइटल्ड। सर एक तो मेंबर को भेजेंगे, एक ट्रस्टी को भेजेंगे, और हर उस पर्सन को भेजेंगे जो पर्सन कंसर्न है, एंटाइटल्ड है टू रिसीव दिस। अब मैंने बोला कौन एंटाइटल्ड है, तो भाई हम कहां गए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेजोगे क्या, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजो। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो गया, स्टैट ऑडिटर हो गया, इन सबको भेजा जाएगा। हमने बोला क्या भेजा जाएगा, हमने क्या बोला, क्या भेजा जाएगा। सो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ ही में ऑडिटर रिपोर्ट एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अनेक्स्ड और अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर टू बी लेड बिफोर अ कंपनी इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रखने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रखने हैं किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने, वो भी भेज देना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो अनेक्स्ड होते हैं और अटैच्ड होते हैं, सर ये दोनों वर्ड से की डिफरेंस होता है, अनेक्स्ड और अटैच्ड में क्या फर्क होता है। अनेक्स्ड का मतलब होता है कि अगर कोई चीज उसके साथ अनेक्स हुई है ना, इट मींस इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। अटैच का मतलब होता है वो जस्ट उसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स आर अनेक्स्ड विद द फाइनेंशियल्स, मतलब वो फाइनेंशियल्स का ही पार्ट बन जाते हैं ना। अटैच का मतलब सिर्फ आपने वो साथ में एक फॉर्म अटैच कर दिया, दैट्स इट, अटैच्ड। एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अनेक्स्ड और अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमको ये सब कुछ भेजना होगा। ओके सर, इधर आ जाओ तुम आराम से, मस्त एकदम पढ़ाता हूं। 134 को भगाओ, अभी इसके भयंकर एकदम बढ़िया नोट्स बने हैं, बट इसको बाद में देखेंगे, सुनो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेक्शन 136 क्या बोलता है, हर कंपनी कम से कम 21 दिन पहले बिफोर द एजीएम क्या भेजेगी, सर बैलेंस शीट, पी एंड एल, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा बैलेंस शीट, पी एंड एल और ये सब कैश फ्लो, तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हो गए। ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये सारी चीजें भेजेगी। और इसी को पता है कंपाइल करके जब वो पूरा ऐसा बन जाता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट। ये आपको भेजना है टू ऑल द मेंबर्स, टू डिबेंचर ट्रस्टी, टू एनी अदर पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव। तो मैंने बोला जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर हो गए, स्टैट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, इन सबको भेजो। प्रोवाइडेड, अगर, कब भेजना था,
कम से कम 21 दिन पहले। पर सर कम टाइम पे भेज सकते हैं क्या? हमारा मन कर रहा है कि हम सिर्फ 5 दिन पहले भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। एक काम करो, कुछ लोगों से अप्रूवल ले लो, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो भेज देना। तो हमने बोला अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर होने चाहिए, हैविंग 95% वोटिंग राइट, मेजॉरिटी नंबर होने चाहिए और उनके पास 95% वोटिंग राइट होना चाहिए। और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर 95% वोटिंग राइट जिनके पास है। अगर ये लोग अप्रूव कर देते हाँ 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 ठीक है 95% वोटिंग राइट के बंदे बोल रहे हैं हाँ ठीक है कोई नहीं 5 दिन पहले भेज दोगे तो चलेगा, तो फिर लॉ बोलता है जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा लॉ मेकर, भेज दो भाई। 21 दिन की हमने तो रिक्वायरमेंट डाली थी, पर अगर इतने लोग बोल देते हैं भेज दो तो फिर भाई भेज देंगे, कौन रोकने वाला है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, so if copies of document made available for inspection during business hours and statement containing salient features sent to every member and trustee at least 21 days before AGM unless they ask for full financial statement, then it is deemed that section 136(1) is complied। यानी ये क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, अगर 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 तुमने क्या करा, तुमने बिजनेस आवर्स के दौरान उसको इंस्पेक्शन के लिए ओपन कर दिया, इफ द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बिजनेस आवर्स के दौरान, एंड एक स्टेटमेंट बनाई और उसमें सेलेंट फीचर्स लिख दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और वो तुमने सब मेंबर और ट्रस्टी वगैरह को कम से कम 21 दिन पहले भेज दिया, तो हम मान लेंगे कि तुमने ये इस प्रोविजन का क्या कर लिया है, कंप्लायंस कर लिया है। मतलब तुम्हें भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे ना, तो फिर इसने बोला एक काम करते हैं यार, ऐसे इतना बड़ा बड़ा एनुअल रिपोर्ट बनवाएंगे, प्रिंट कराएंगे, तो एक एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट इतनी इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट हो जाती है, और सब मेंबर को ऐसे हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो भाई हमारी तो बर्बादी हो जाएगी। एक काम करो, इसको क्या कर देते हैं, अवेलेबल कर देते हैं फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, ठीक है, मीटिंग से कम 21 दिन पहले इंस्पेक्शन के लिए खोल के रख देंगे, और एक स्टेटमेंट बनाएंगे सेलेंट फीचर्स की और वो भेज देंगे सबको, ठीक है, तो फिर तब भी ओके है। और ये आपको फॉर्म एओसी 3 में बनाना है। किसमें बनाना है? फॉर्म एओसी 3 में। जो स्टेटमेंट बनाओगे ना वो सेलेंट फीचर्स वाली, अगर आप एएस कंप्लाई करने वाली कंपनी हो तो फॉर्म एओसी 3 में बनाना, और अगर आप इंड एएस कंप्लाई करने वाली कंपनी हो तो फॉर्म एओसी 3A में बनाना, ठीक है? ठीक है सर। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनी, सुनना आराम से, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है या फिर ऐसी कंपनी जो है तो पब्लिक बट अनलिस्टेड है बट है पब्लिक, और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा है एंड नेटवर्थ 10 करोड़ से ज्यादा है। ध्यान रखना बीच में एंड है, दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा, नेटवर्थ 10 करोड़ से ज्यादा, ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा इफ शेयर होल्डिंग इज इन डीमैट फॉर्म, तो आपको भेजना पड़ेगा बाय द ई मोड, एंड ईमेल आईडी रजिस्टर्ड जो डिपॉजिटरी के पास होगी उस पे भेज देना। अगर शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में नहीं है तो उन मेंबर्स को ई मोड में भेज दो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमको ई मोड में भेजना, और बाकी सारे केसेस में आपको फिजिकल कॉपी क्या करनी पड़ेगी, फिर डिस्पैच करनी पड़ेगी, फिर आपको डिस्पैच करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? यस सर। लिस्टेड कंपनी के लिए ये रहा, इफ द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट आर मेड अवेलेबल फॉर दिस, ठीक है, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग एओसी 3 या एओसी 3A में अगर लगा दिया तो मान लेंगे कि आपने कंप्लायंस कर लिया है, अनलेस द शेयर होल्डर आस्क फॉर द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ध्यान रखना, ये तब कर सकते हो अनलेस द शेयर होल्डर्स आस्क फॉर द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो मैंने बताया ना कि इंस्पेक्शन के लिए खोल दो और साथ में क्या कर दो, सेलेंट फीचर की स्टेटमेंट बना के भेज दो, तो ये तब कर पाओगे अनलेस द शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर ने बोल दिया भाई हमें तो फुल स्टेटमेंट चाहिए, तो फिर फुल भेज देना। और ऐसी लिस्टेड कंपनीज और ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है, इक्वल टू मोर देन नहीं है, ध्यान रखना प्लीज, मोर देन है 1 करोड़ एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी सेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। जिनकी शेयर होल्डिंग डीमैट में है उनको ई मोड में भेज दो, ठीक है, क्योंकि उनकी आईडीज रजिस्टर्ड होंगी विद द डीपी, और जिनकी नहीं है तो जिन्होंने मांगी थी कि भैया हमको तो ई मोड में भेज देना, हमने रिक्वेस्ट की थी तो उनको भेज दो, और बाकी फिर केस में आप क्या कर देना, फिजिकल कॉपी डिस्पैच करा देना एज पर सेक्शन नंबर 20 के हिसाब से। वो किस किस मोड में आप भेज सकते हो यार, है वो सेक्शन 20 में, अगर कोई चीज कंपनी के पास आ रही है या कोई चीज कंपनी भेज रही है तो कौन से मोड में रिसीव कर सकते हो, कौन से मोड में भेज सकते हो। फिर लिस्टेड कंपनीज की वेबसाइट होगी, तो आगे क्या लिखा हुआ है, अ लिस्टेड कंपनी शैल also place its financial statement including CFS if any and all other document required to be attached on its website which is maintained by or on behalf of the company। हर जगह आप लिखा देखते हो वेबसाइट के साथ लिखा होता है if any,
ये वेबसाइट पे डाल देना इफ एनी, अगर वेबसाइट है तो। बट यहां क्या लिखा, लिस्टेड कंपनी शैल, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को वेबसाइट रखना मैंडेटरी होगा, तो उसकी वेबसाइट तो होगी ही, तो इसलिए वहां पर क्या कर देना, वहां पर पब्लिश करना मैंडेटरी हो जाएगा, प्लेस कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जिसकी ऐसी कोई सब्सिडरी है जो कि आउटसाइड इंडिया है, जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो चेक करो क्या उस फॉरेन सब्सिडरी को सीएफएस बनाने हैं अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री, क्या उस कंट्री के हिसाब से तुम्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। अगर बनाने हैं, रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 136 इज मेट इफ सीएफएस ऑफ सच फॉरेन सब्सिडरी इज प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। तो अगर उस फॉरेन सब्सिडरी के जो सीएफएस है ना, अगर हमने अपनी लिस्टेड कंपनी, हमारी जो लिस्टेड कंपनी है, अगर हमने अपनी वेबसाइट पे उसको प्लेस कर दिया ना, तो इसका मतलब 136 कंप्लाई हो गया, इसका मतलब 136 क्या हो गया, कंप्लाई हो गया। बट अगर सपोज सर उस फॉरेन सब्सिडरी को कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, उसको ऑडिट वॉडिट नहीं करानी, तो फिर जो हमारी होल्डिंग इंडियन लिस्टेड कंपनी है ना, वो क्या करेगी, वो अपन उस फॉरेन सब्सिडरी के अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अपनी वेबसाइट पे डाल देगी। और अगर मान लो वो अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज है, मान लो वो जो फॉरेन कंपनी थी, वो फॉरेन कंपनी जर्मन की थी, वो फॉरेन कंपनी यूके की थी, वो फॉरेन कंपनी यूएसए की थी, तो किसी और लैंग्वेज में सपोज अगर लिखा हुआ है ऐसा, तो फिर आप उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश जो होगी उसको अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर देना। ठीक है सर। फिर एक कंपनी हर मेंबर को या ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स को अलाउ करेगी कि क्या कर सकते हो आप, ये डॉक्यूमेंट जो अंडर सबसेक्शन 1 लिखे थे, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ये डॉक्यूमेंट आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। और होल्डिंग कंपनी अगर चाहे तो होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के क्या कर सकती है, every company having a subsidiary or subsidiaries shall provide a copy of separate audited or unaudited financial statement as prepared in respect of each of its subsidiary to any member of the company who ask for it। अगर होल्डिंग इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी छोड़ो भगाओ, होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की जो भी सब्सिडरी है, अगर एक होल्डिंग कंपनी का मेंबर बोलता है कि हमको इस सब्सिडरी के अकाउंट चाहिए, तो फिर आपको वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। और इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिडरी, सपोज एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी 20 सब्सिडरीज हैं, और अगर एक मेंबर ने, तुम्हारी होल्डिंग कंपनी का जो मेंबर है, उसने मांग लिए उन सब्सिडरीज के अकाउंट, तो देने पड़ेंगे। नॉन कंप्लाइंस करा तो पेनल्टी लगेगी कितने की, 50,000 की। ऑफिस रेंट डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए की। ठीक है। एक ही चीज को मैं तुम्हें 2-2 बार करा दे रहा हूं, उधर से बुक से भी नजर करवा दे रहा हूं और इधर फिर नोट से भी करवा दे रहा हूं। वेबसाइट पे मैंडेटरली होस्ट कर देना। लिस्टेड कंपनी जिसकी सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है, तो देख लो क्या वहां सीएफएस बनते हैं, अगर वहां सीएफएस बनते हैं तो उसी को अपनी वेबसाइट पे डाल दो, यही सफिशिएंट कंप्लाइंस है। और अगर वहां तुम्हारे ये सीएफएस वीएफएस नहीं बनते, ऑडिट नहीं होती, तो फिर एक काम करो, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेबसाइट पे डाल दो, और अगर अदर देन इंग्लिश है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डालना। कंपनी अलाउ करेगी हर मेंबर ट्रस्टी को कि भाई तू इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस पे आके बिजनेस आवर्स पे, और अगर कोई भी मेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है किसकी, सब्सिडरी के, तो कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। पनिशमेंट मैंने तुम्हें बता दी। फिर आ रहा है सेक्शन नंबर 137, सेक्शन नंबर 137। और 137 तो सर हमारा प्यारा सेक्शन एनुअल रिटर्न। ये तो दसियों सेक्शन, पता नहीं कितने कितने सेक्शन हमने पढ़े जहां बोला सेक्शन नंबर 92 और सेक्शन नंबर 137 का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओए 137 इज नॉट एनुअल रिटर्न, हे भगवान शिव 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 शिव, सॉरी 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 सॉरी, 137 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 92 इज एनुअल रिटर्न। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द आरओसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आपको आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी। सेक्शन 92 बोलता है एनुअल रिटर्न आरओसी के पास क्या करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है सर, और ये किस फॉर्म में फाइल होगी, एओसी 4 में। एनुअल रिटर्न किस में फाइल होती है, एमजीटी 7 में। ओके सर। मैनर ऑफ फाइलिंग, जो कंपनी ऐसी हैं जिनके सीएफएस नहीं है तो आप एओसी 4 में फाइल करोगे। वो कंपनी जिनके सीएफएस हैं तो आप एओसी 4 सीएफएस करके फॉर्म आएगा, एमसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके फिर उसमें भर के फाइल करोगे। जो कंपनी एनबीएफसी है पर उनके सीएफएस नहीं है, इंडेस कंप्लाइंट कंपनीज है, इंडेस कंप्लाई करते हो तुम, तो तुम्हें एओसी 4 एनबीएफसी इंडेस करके एक फॉर्म मिलेगा, वो फाइल करना होगा। और अगर ऐसी कोई एनबीएफसी है जो इंडेस कंप्लाई करती है और जो सीएफएस भी बनाती है, तो फिर एओसी 4 सीएफएस एनबीएफसी इंडेस करके एक फॉर्म आएगा, वो तुम्हें फाइल करना पड़ेगा। कुछ कंपनी ऐसी होंगी जिनके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग रहेगी। एक्सबीआरएल फॉर्मेट के बारे में अपन क्लास में बात करते हैं, अभी रिवीजन में इतना चल जाएगा, बस तुम ध्यान रखना। एक्सबीआरएल फॉर्मेट में अगर तुमको फाइलिंग करनी है तो कौन सी कंपनी ऐसी जिनको एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर। सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया, अभी मैं बताऊंगा किसको एक्सबीआरएल किस पे लगेगा। ठीक है, सुनना, अगर कोई सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है
तो कंपनी क्या करेगी, आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भेजेगी ना, तो साथ में अटैच करेगी अकाउंट ऑफ सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट हैविंग एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एंड इफ सच सब्सिडरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड अंडर दैट कंट्री, तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फिर आरओसी को भेज देगी। और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में करके भेजेगी, ताकि आरओसी तो अपना इंग्लिश है ना, इंडियन बंदा है ना, तो आरओसी समझ सके। ठीक है सर। सर ये एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज होती है काइंड ऑफ की, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ लो, एक्सबीआरएल, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। और इसका फॉर्म आएगा आपका फॉर्म एओसी 4 एक्सबीआरएल। कौन सी कंपनी को एक्सबीआरएल मैंडेटरली फॉलो करना पड़ेगा, मैंने बोला लिस्टेड कंपनी को। ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है उसे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी कंपनी जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑल द कंपनीज, ओहो, हाँ, ऑल द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर अकाउंट एज पर इंड एएस, हर वो कंपनी जिसको इंड एएस के हिसाब से अपने अकाउंट बनाने हैं उसे भी क्या करना पड़ेगा, एक्सबीआरएल फॉलो करना पड़ेगा। सर एक्सेप्शन, किसको एक्सबीआरएल फॉलो नहीं करना, एनबीएफसी को एक्सबीआरएल फॉलो नहीं करना, हाउसिंग फाइनेंस को एक्सबीआरएल फॉलो नहीं करना, बैंकिंग कंपनी जो है उनको एक्सबीआरएल फॉलो नहीं करना, और इंश्योरेंस वालों को एक्सबीआरएल फॉलो नहीं करना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने एजीएम में रखे, सुनना आराम से, मस्त एकदम प्रोविजन आ रहा है खतरनाक वाला, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में रखे गए पर वो अडॉप्ट नहीं हुए, एजीएम एडजर्न हो गई तब भी अडॉप्ट नहीं हुए, देन ऑल्सो अनअडॉप्टेड है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एजीएम हुई तो एजीएम से 30 दिन के अंदर भेजने होते हैं। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, किथे गया किथे गया किथे गया, कहां गया भाई, एओसी 4 ये रहा। एजीएम जहां होती है ना, एजीएम से 30 डेज के अंदर क्या जाता है, एओसी 4। एजीएम से 30 डेज के अंदर क्या जाता है, एओसी 4, एओसी 4, एओसी 4। ठीक है। तो बोला अगर आपने एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी पर वो अडॉप्ट नहीं हुई, तो आप अनअडॉप्टेड वाले भी भेजोगे, देन ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट भेजो आरओसी को, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। आरओसी इनको अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगा और इनको एज अ प्रोविजनल रखेगा टिल द टाइम जब तक आप उसको अडॉप्ट करके फिर फाइनल वाले फाइल नहीं करते। ये ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है अनअडॉप्टेड वाला फाइल नहीं करना होगा। मेरे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट ही नहीं हुए। ओ भाई साहब इधर आओ, ये देखो 137 बोलता है क्या भेजना है, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम क्या भेजना है, फुल्ली फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ड्यूली अडॉप्टेड एट द एजीएम। जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट हो गए थे एट द एजीएम, क्या अडॉप्ट हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भेजो। तो सेक्शन 137 का सबसे पहला सबसेक्शन तो ये बोलता है अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने हैं, पर नीचे इन्होंने लिख दिया क्लियर कट कि भैया अगर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भी अडॉप्ट होते ना, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल सच अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द आरओसी विद इन 30 डेज। और आरओसी उसको अपने पास कैसे रखेगा, प्रोविजनल फॉर्म में रखेगा। और जब आपका एडॉप्शन हो जाएगा, देन अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ सच एडजर्न्ड एजीएम विद द फीस और एडिशनल फीस। सर कलेश ही मच गया, मान लो एजीएम ही नहीं हुई तो क्या होगा। अगर एजीएम ही नहीं हुई, वैसे तो हर साल तुम्हें एजीएम करानी है, पर एजीएम ही नहीं हुई, द फॉलोइंग शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ द लास्ट डेट बिफोर विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। तो लास्ट डेट अप टू विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, सर वो कैसे निकलती है, 96 याद करो। सेक्शन 96 में अपन पढ़ के आए कि लास्ट डेट क्या होती है एजीएम की, सर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए, और पिछली एजीएम और अभी वाली जो एजीएम होनी है उसके बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो वो डेट हम निकालते हैं फिर कि लास्ट फाइनल डेट क्या आ रही है अपनी। तो अगर एजीएम ही नहीं हुई तो लास्ट डेट अप टू विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, तो आपको ये सारी चीजें फिर क्या करनी पड़ेंगी, फाइल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है आफ्टर अडॉप्शन, फिर जब अडॉप्ट हो जाएगा तो फिर 30 दिन के अंदर फाइल कर देना, फिर वो फाइनलाइज हो जाएगा। और अगर एजीएम ही नहीं होती तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अप टू द लास्ट डेट जब तक एजीएम हो सकती थी वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल तो करने पड़ेंगे। ठीक है, और ओपीसी के केस में आपके पास 180 डेज होते हैं फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, यानी सिंपली कॉल्ड 30 सितंबर। और अगर तुमने इसका वायलेशन किया तो पनिशमेंट लगेगी। सर कितनी पनिशमेंट लगेगी, इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर तुमने ये नहीं फाइल किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितने की, 10,000 की, एंड 1,000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, मैक्सिमम कितना, 2 लाख। साथ ही में ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब ये कौन कौन बंदे इन डिफॉल्ट वो मरेंगे, कौन कौन, एमडी, सीएफओ अगर है तो इन दोनों की एब्सेंस में अगर ये नहीं है तो वो डायरेक्टर हु वाज चार्ज विद द कंप्लायंस
फॉर द कंप्लायंस ऑफ 137। यानी पहले देखो एमडीसीएफओ, पहले तो इनकी गर्दन पकड़ो। अगर एमडीसीएफओ नहीं है तो फिर पकड़ो वो डायरेक्टर को जिसको तुमने चार्ज दिया था कि भाई तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगा, एओसी 4 फाइल करेगा। मान लो ऐसा कोई चार्ज भी नहीं दिया था तुमने, तो फिर ऑल डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी आ जाएगी 10,000 रुपए की एंड 100 रुपए पर डे, जब तक डिफॉल्ट क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जब तक डिफॉल्ट क्या रहेगा सर, कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद एक सेक्शन और आता है इस सीरीज में, सेक्शन नंबर 138। वो बात करता है इंटरनल ऑडिट की, कि कंपनी क्या करा सकती है, अपनी इंटरनल ऑडिट करा सकती है। किस किस कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा? तो मैंने बोला एक लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। हर उस पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोरोविंग लोन फ्रॉम बैंक पीएफआईज 100 करोड़ से ज्यादा है। 100 करोड़ नहीं, एग्जैक्ट 100 नहीं। ये लॉ मेकर चाहता ना तो यहां भी इक्वल टू निकम्मा लगा सकता था, पर इसने बोला ओ फिर हम फेल कैसे करेंगे बच्चों को। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोरोविंग लोन्स 100 करोड़ से ज्यादा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड ड्यूरिंग एट एनी टाइम देखना है आपको, ये ड्यूरिंग एट एनी टाइम देखना है। एक चीज ध्यान रखना, इसको याद करने के लिए अपन ऐसे याद कर सकते हैं 25, 50, 100, 200, ठीक है। डबल करते जाओ, 25, 50, 100, 200। वाओ, 25, 25, 50, 100, 200। बस ये ध्यान रखना 100 वाले में मोर देन 100 है, इक्वल टू मोर देन 100 नहीं है, ठीक है। तो ये तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए था। प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी के लिए, सर प्राइवेट तो अनलिस्टेड ही होती है ना, कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो। प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है या बोरोविंग लोन्स 100 करोड़ से ज्यादा है, इन कंपनी को मैंडेटरी क्या करानी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, किस किस को इंटरनल ऑडिट करानी है? सर हमने बोला लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करानी है। ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ओए देख के नहीं बोलना, खुद से बोल। ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर जो है 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, या बोरोविंग लोन फ्रॉम बैंक्स और पीएफआई 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के केस में जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है और बोरोविंग्स और लोन्स 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 या उससे ज्यादा नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो इनको इंटरनल ऑडिट कराना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। आपको इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक है सर। अच्छा सर एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिटर कौन बनेगा? क्या जरूरी है कोई बाहर से बंदा आएगा वो इंटरनल ऑडिटर बनेगा, या अंदर का बंदा भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? तो अंदर का बंदा भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर? सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी इंटरनल ऑडिटर हो सकती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी इंटरनल ऑडिटर हो सकती है। Internal auditor can be CA, CS, other professional as decided by the board. चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट में और मे नॉट बी इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होंगे या कॉस्ट अकाउंटेंट जो होंगे, हो सकता है वो प्रैक्टिस में हो सकता है वो प्रैक्टिस में ना हो। मैंने बोला ना कि अगर मान लो अंदर का कोई बंदा है, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में ही जो सीए है, अगर तुम उसी से इंटरनल ऑडिट करा रहे हो तो करा सकते हो, बट स्टैट ऑडिट ना 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 ना। स्टैट ऑडिट के लिए तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, जो सीए इन प्रैक्टिस है उसके पास जाना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर में और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कुछ अन्य बातें, छोटी मगर मोटी बातें, चटपटी बातें ध्यान रखना। क्या? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर्मुलेट करेंगे क्या, स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी और मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑडिट। और ये सब करने के लिए इंटरनल ऑडिटर से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। एंड द मैनर एंड इंटरवल ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी। जो सीजी कहां प्रिस्क्राइब करेगा, रूल्स में। तो वहां सीजी बताएगा कि कैसे 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 इंटरनल ऑडिट करानी है आपको। ठीक बा सर। तो ये मैंने तुमको अभी कराया क्या, सेक्शन नंबर 138। सेक्शन नंबर 138, आपका डिपॉजिट्स का अमाउंट कितना है, 25 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर आपका क्या बोलते हैं पेड अप कैपिटल है 50 करोड़ या उससे ज्यादा, बोरोविंग 100 करोड़ से ज्यादा, और टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, डन 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 डन। चलो अब इसके बाद वी आर लेफ्ट ओनली एंड ओनली विद 3 सेक्शंस। हाँ बेसिकली 3 सेक्शन। 133 में कुछ ऐसा खास है नहीं है। 132 एनएफआरए वाला सेक्शन, 135 सीएसआर, वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड वेरी वेरी हैविंग वेरी
ह्यूज 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 इंपॉर्टेंस और साथ ही में बहुत सारा एनालिसिस, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 135 सीएसआर वाला, और भी वो सीएसआर वाले को तो पता है अलग से एक पूरा चैप्टर घोषित कर देना चाहिए, बट ठीक है चलो। 132, 135 और 134 बोर्ड रिपोर्ट, तो ये तीनों टॉपिक जो है ना ये अपन कवर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और फिर भी अगर इस पूरे चैप्टर में कुछ भी तुमको रहा हो कि सर ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी डाउट, तो तुम लोगों के पास सारी फुल अथॉरिटी है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। नोट्स जो तुमको हैंड रिटन दिखे वो साथ के साथ बना लेना प्लीज कृपया करके। और बस वीडियो को लाइक कर देना, ना लाइक हो, और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करके जाना। तुमको 5 नंबर फालतू मिलेंगे अगर तुमने कमेंट करा ना, 5 नंबर फालतू मिलेंगे, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।